गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। क्या है इंटीग्रेशन, चलिए देखते हैं। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन समझनी है हमें। इफ जी ऑफ एक्स इज एनी डिफरेंशिएबल फंक्शन, देखो इंटीग्रेशन में जिसका इंटीग्रेशन आपको करना है वो एक फंक्शन होगा, और फंक्शन को आप एफ ऑफ एक्स कह सकते हो, जी ऑफ एक्स कह सकते हो, ठीक है। यानी एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है एक्स का फंक्शन, ठीक है। अब जी ऑफ एक्स का भी मतलब यही होता है, एक्स का फंक्शन, लेकिन वो दोनों अलग अलग है। सो इफ जी ऑफ एक्स इज एनी डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स एंड इफ द डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, then g of x is called integral of f of x with respect to x, and symbolically it is expressed as integration of f of x into dx is equal to g of x। सर कुछ पता नहीं चला, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। यानी अगर आपके पास कोई फंक्शन है लाइक एफ ऑफ एक्स, ठीक है, अगर उसका आप डिफरेंशिएशन करते हो तो ऑब्वियसली आपको एक फंक्शन मिलेगा। चलिए लेट्स टेक जी ऑफ एक्स, वो फंक्शन जी ऑफ एक्स है, यानी एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करने से जो फंक्शन मिला वो जी ऑफ एक्स है। अगर आप जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो फिर से आपको एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन जी ऑफ एक्स है, तो g ऑफ x का इंटीग्रेशन f ऑफ x है। पूरा रिवर्स प्रोसेस है। सर ये प्रोसेस में हमें सब पता तो चल गया, ये प्रोसेस रिवर्स प्रोसेस है, लेकिन सर हमें डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत याद नहीं है या नहीं आता है। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए डिफरेंशिएशन आना या नहीं आना उसको इंटीग्रेशन सीखने से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेशन पूरी एक अलग दुनिया है, डिफरेंशिएशन एक अलग दुनिया है। हाँ, दोनों में कॉमन क्या है? फंक्शन, ठीक है। तो हमें ये फंक्शन थोड़े बहुत पता होने चाहिए। फंक्शंस क्या होते हैं, उसमें जो टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, और वो मैं अभी आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन का टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, हाँ, लेकिन ये समझ लीजिए कि ये पूरा रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। ओके, तो ये जो मैंने साइन लिखी है वो इंटीग्रेशन की साइन है, ओके। यानी आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हो तो आपको एक फंक्शन मिलता है, तो वो है जी ऑफ एक्स, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। देखिए कितना सिंपल सा डेफिनेशन है इसका, ठीक है। हियर एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड इंटीग्रैंड एंड जी ऑफ एक्स इज इट्स इंटीग्रल, ओके। द सिंबल इंटीग्रेशन इज द ट्विस्टेड फॉर्म ऑफ एस, ठीक है। अब ये s कहाँ से आया? द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड समेशन, एंड dx रिप्रेजेंट्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये dx क्यों लिखा होता है? जैसे डिफरेंशिएशन में भी आपने देखा होगा, ऐसे लिखा होता है d अपॉन dx, ठीक है। तो d तो डिफरेंशिएशन के लिए, लेकिन x क्यों लिखते हैं हम? x इसलिए लिखते हैं कि हम किस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, यानी हमारा रिस्पेक्टिव वेरिएबल कौन सा है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे x लिखते हैं। अगर कोई सब में d अपॉन डी टी लिखा होता, डेट मीन्स हमारा यहाँ पे वेरिएबल यानी जिसके ऊपर हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं वो है t, ओके। वैसे जनरली कॉमन तो x ही होता है, आपको पता है, ठीक है। वैसे ही इंटीग्रेशन में भी हमारा रिस्पेक्टिव वेरिएबल x ही होगा, ठीक है। अगर किसी केस में चेंज होता है तो बात करेंगे उस टाइम पे। अभी याद रखिए कि आपको सिर्फ x के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। सर ये तो डेफिनेशन हो गया, चलिए कुछ प्रैक्टिकल्स देख लेते हैं, ठीक है। अब मैंने अभी बताया आपको कि एक फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है। अब जो फंक्शन होगा उसमें बहुत सारे टर्म्स होंगे, पॉलिनोमियल आपने सुना होगा कभी भूतकाल में, ठीक है। तो जो टर्म होता है वो क्या होता है, तो उसको पहले समझना पड़ेगा हमें। तो देखिए किसी भी टर्म को इस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। हर एक टर्म में एक वेरिएबल होता है, यहाँ पे सपोज वो वेरिएबल x है। वेरिएबल होगा तो उसकी कोई पावर होगी, यहाँ पे वो पावर सपोज 2 है, और वेरिएबल होगा तो उसका कोएफिशिएंट भी होगा, तो यहाँ पे उसका कोएफिशिएंट है 5, ठीक है। तो कोई भी जो टर्म होता है, हर एक टर्म, एवरी टर्म, ठीक है, इस फॉर्म में होता है, यानी उसमें एक वेरिएबल होता ही है, उसकी पावर होती है और उसका कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। ये जो पावर और कोएफिशिएंट है इस वेरिएबल का है, याद रखिए, ओके। तो चलिए हम डिफरेंट टर्म्स ले रहे हैं और उसकी पावर और कोएफिशिएंट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं,
ठीक है, देखिए ये है, तो इसमें आप बता सकते हो सर इजीली दिख रहा है, यहाँ पे 11 जो है वो उसका कोफिशिएंट है और पावर जो है वो 4 है। ओके, इस टर्म में आप देखो यहाँ पे x की पावर 3 है और उसका कोफिशिएंट नहीं है, दैट मीन्स हमें क्या लेना है, 1 लेना है। ओके, वहाँ पे 1 लेना है। ओके, ठीक है, यहाँ पे जो ये टर्म दिख रहा है आपको, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसमें वेरिएबल तो नहीं है, यस आप राइट हो, उसी को हमें आंसर के तरीके से लेना है। यहाँ पे वेरिएबल नहीं है माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पे वेरिएबल 0 टाइम है। समझ में आ रहा है? अगर ये टर्म जो है वो x का है, यानी फंक्शन x का कोई टर्म है, तो उसमें वेरिएबल होगा ही। अगर नहीं है दैट मीन्स वो 0 टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर, अगर किसी टर्म में x नहीं है तो उसकी पावर क्या होगी, 0 होगी। यस, और उसका कोफिशिएंट तो दिया ही है -2। ठीक है, और इसे कहते हैं कांस्टेंट टर्म। जिस टर्म में वेरिएबल नहीं होता है उसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं, याद रखिए। ठीक है, अब ये और ये वाले टर्म्स भी आपको पता होने चाहिए। उसके लिए पहले हम 2 रूल्स देख लेते हैं। देखिए, अगर किसी टर्म में x डिनोमिनेटर में है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको उसको न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा। अब जब किसी टर्म को आप न्यूमरेटर में ले जाते हो तो उसकी जो पावर होती है उसकी साइन चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पे पावर m है, तो देखो उसको जब x को अगर आप न्यूमरेटर में ले जाओगे तो उसकी जो पावर होगी उसकी साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और वाइस वर्सा वही रूल अप्लाई होगा। अगर इसको डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो फिर से उसकी पावर चेंज हो जाएगी, यानी जो भी पावर है, प्लस है तो माइनस हो जाएगी और माइनस है तो प्लस हो जाएगी। लेकिन अगर x की पावर फाइंड करनी है तो पहले आपको उसको न्यूमरेटर में लाना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरा एक फॉर्मूला, अब ये जो mth रूट ऑफ x है उसकी अगर पावर ढूंढनी हो तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं। अगर रूट x दिया है या क्यूब रूट x दिया है तो स्टूडेंट्स x की पावर 1 ले लेते हैं। नहीं, अगर रूट दिया हुआ है यानी ये mth रूट दिया हुआ है तो उसकी जो पावर होती है 1/m होती है। चलिए थोड़े बहुत एग्जाम्पल देखेंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको अगर कोई पूछे कि यहाँ पे x की पावर क्या है, तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जो x की पावर होगी वो होगी 3x⁻⁻5, यानी जो x⁵ है हमें न्यूमरेटर में लाना है और उसकी पावर लिखनी है। ये सब आपने डिफरेंशिएशन में एक्चुअली देख लिया है, मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, या किसी ने डिफरेंशिएशन अच्छी तरीके से नहीं लिखा है तो उसके लिए मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये रूट x है, तो यहाँ पे x की पावर अगर पूछें तो यहाँ पे x की पावर हो जाएगी 1/2। ठीक है, और इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। सर यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे अगर मैं x की पावर फाइंड करूँ तो -7x⁻³ है तो ये हो जाएगा 1/3। 4th रूट है तो हो जाएगा 1/4। ठीक है, बस ऐसा ही 5th रूट है तो 1/5। ये याद रखना, यानी ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो x की पावर क्या है 1/3 और उसका कोएफिशिएंट क्या है -7। ठीक है, तो इतना आपको समझना है। ये देखिए ये टर्म जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है वो टर्म पहले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, ये फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है, ये आप तो कॉलेज में हो, मैं अपने 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को या 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को सभी ये तो पहले बता देता हूँ, क्योंकि अगर ये बेसिक आपको पता नहीं है ना तो आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन। देखो मैंने बुक में से ही कॉपी लिया है इसका। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन के हमें रूल देखने हैं भैया। 9 रूल आज के वीडियो में हम देखेंगे, 9 रूल्स। ठीक है, और वो 9 रूल्स के अकॉर्डिंग हम थोड़े बहुत इल्यूस्ट्रेशंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और वो भी मैंने आपकी बुक में से लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट रूल कौन सा है हमारा, इंटीग्रेशन का फर्स्ट रूल। तो फ्रेंड्स इंटीग्रेशन का फर्स्ट रूल है, इंटीग्रेशन का सम जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, यानी आपको एक टर्म दिया होगा, उसके आगे इंटीग्रेशन का साइन होगा और पीछे dx होगा। dx मैंने अभी बताया हमें किसके लिए फॉर्मूला यूज करना है, हमारा रिस्पेक्टिव वेरिएबल कौन सा है वो इंडिकेट करेगा। ओके, सो अगर x की पावर n है और उसका आपको इंटीग्रेशन करना है तो जो पावर है उसमें 1 प्लस कर दो और उसी पावर से उस टर्म को डिवाइड कर दो।
ये हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है। और प्लस कंपलसरी हमें लिखना है सी फॉर कांस्टेंट। मैंने पहले ही बताया आप डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन। तो अगर ये x रेज टू n का इंटीग्रेशन ये आ रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन ये आना चाहिए, ठीक है। ये रिवर्स प्रोसेस है, लेकिन अभी हमें डिफरेंशिएशन नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन पे कॉन्सेंट्रेट करना है। सो फ्रेंड्स, अगर x रेज टू n दिया है यानी x की कोई भी पावर दी गई है तो उस पावर में हमें 1 प्लस करना है और उसी पावर से उसे डिवाइड करना है और प्लस सी ऑलवेज लिखना है। आप देख सकते हो बुक में भी जो सम दिए हैं उसमें आपको प्लस सी दिए हैं, ठीक है। अभी मैं डिफरेंशिएशन की बात करना नहीं चाहता, वरना मैं समझाता, एक्सप्लेन करता आपको कि ये सी क्यों है वहां पे, ठीक है। ओके, आगे देखेंगे हम, नो प्रॉब्लम, आगे देखेंगे, ठीक है। और दूसरा एक फॉर्मूला है वो भी इसी में देख लेते हैं। x1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा। सो 1 का इंटीग्रेशन होगा ओनली x प्लस सी। अब आप बोलोगे सर ये दोनों फॉर्मूला एक साथ क्यों एक्सप्लेन किए, इसको और इसको कोई लेना देना ही नहीं है। चलिए देखते हैं क्यों है लेना देना। मैंने अभी आपको बताया अगर ये 1 है डेट मीन्स फ्रेंड ये 1 जो है वो एक्चुअली x रेज टू 0 है, ठीक है। आप x की अगर 0 पावर करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। किसी भी की पावर अगर आप 0 कर लो तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स 0 बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो आंसर 1 आएगा। सो ये 1 जो है वो x रेज टू 0 है। अगर अब इस पे अगर ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो भैया यही आंसर मिलेगा, देख लीजिए, ठीक है। रूल क्या है सर, उसमें 1 प्लस करना है और उसी से उसको डिवाइड करना है, सॉरी, और प्लस सी करना है, हो गया, ठीक है। तो आप देखो x रेज टू 0 प्लस 1 डेट इज 1, 1 हम लिखते नहीं है, डिवाइड बाय 1 वो भी हम लिखते नहीं है, तो यही आंसर मिला। तो आपको समझ में आ गया होगा मैंने ये दोनों एक साथ क्यों बताए, ठीक है। हाँ, इसके ज़्यादा सम नहीं आएंगे, लेकिन ये हमें याद तो रखना है कि 1 का इंटीग्रेशन होगा x, ठीक है, ओके। और x की अगर कोई पावर दी गई है तो उसका इंटीग्रेशन हम इस फॉर्मूला से करेंगे। चलिए थोड़े बहुत इलस्ट्रेशंस हम बुक में से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले ये मिटा देता हूं मैं। ओके, चलिए फर्स्ट सम, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 2 इंटू dx। ओके, तो देखो यहाँ पे x की पावर क्या दी गई है, 2, तो ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो पावर है उसमें 1 प्लस हो जाएगा, सो वो हो जाएगा 3, ठीक है। उसी से हम इसे डिवाइड करेंगे और प्लस सी लिख लेंगे, हो गया ये। बस इतना सिंपल सा है, फॉर्मूला अप्लाई करना है और 9 फॉर्मूलाज है, 9 रूल्स है जो हमें इंटीग्रेशन के लिए यूज़ करने हैं, ओके। चलिए सर सेकंड वाला सम देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ रूट x इंटू डी एक्स। अब सबसे पहले हमें x की पावर क्या है वो फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ x की पावर लिख रहा हूँ। तो देखिए रूट x मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो आपको पता है रूट x का मतलब होता है x की पावर होती है 1/2, क्यूब रूट का होता है 1/3, ओके। सो यहाँ पे जो x की पावर होगी वो 1/2 हो जाएगी। और देखा मैंने एज इट इज लिखा है क्योंकि अभी तक मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया है। जब इंटीग्रेशन होगा तो इंटीग्रेशन की साइन और dx दोनों चला जाएगा। अब मैं इंटीग्रेशन अगर करूं तो यहाँ पे x रेज टू 1/2 प्लस 1 यानी पावर में 1 प्लस करना है और डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस सी, ये हो जाएगा, ओके। बस यही वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। अब भैया 1/2 प्लस 1 क्या हो जाता है, 3/2, ये तो हम सब जानते हैं। सो हमें मिलेगा x रेज टू 3/2, तो डिनोमिनेटर भी 3/2 हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 3 मंजिला इमारत है उसे 2 मंजिला इमारत में कन्वर्ट करना है। समझ लीजिए गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी है और हमारा आंसर जो होगा वो ऑलवेज फ्रैक्शन में होगा, p/q फॉर्म में होगा, ठीक है। सो ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 2 है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो फाइनली वी विल गेट 2x रेज टू 3/2 अपॉन 3 प्लस सी। हमें ऑलवेज इसी तरीके से आंसर लिखना है, कभी भी आप ये अगर छोड़ के आ जाओगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ओके, ठीक है। चलिए सर ये भी हो गया। अब थर्ड वाला सम, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² इंटू dx, ओके।
तो सबसे पहले बताइए x की पावर क्या है। सर अभी आपने एक्सप्लेन किया, x की पावर यहाँ पे माइनस होगी। सो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू -2 का इंटीग्रेशन करना है हमें, ठीक है। 1/x² का मतलब होता है x रेज टू -2, उसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब अगर मैं उसका इंटीग्रेशन करूं तो ये जो -2 पावर है उसमें 1 प्लस हो जाएगा और उसी से हमें उसको डिवाइड भी करना है, प्लस ही तो लिखना ही है हमें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। अब सर क्या होगा, अब देखिए, अब बताइए x रेज टू -2 + 1, सर वो हो जाएगा -1, यहाँ पे भी हो जाएगा -1 प्लस c। ठीक है, तो सर ये आंसर हो गया। हाँ भैया ये आंसर हो गया, लेकिन सोचो अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो हमें आंसर भी उसी फॉर्म में देना है, जैसा देश वैसा भेष, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे जो x की पावर माइनस दी गई है उसे प्लस कर देनी है हमें। तो वो कैसे करेंगे, तो देखो ये जो टर्म है वो फिर से डिनोमिनेटर में चला जाएगा। जब वो डिनोमिनेटर में जाएगा तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हमें मिलेगा 1/x रेज टू 1 + 1, लेकिन +1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखो ये माइनस में था तो ये भी माइनस में ही मिलेगा हमें, +c। ये याद रखो कि यहाँ पे सिर्फ आपने x को डिनोमिनेटर में लिया है, -1 तो एज इट इज़ है। ये जो -1 पावर थी उसे हमने +1 कर दी। ठीक है, सो -1/x + c, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, चलिए आगे का सम कौन सा था भैया, हाँ ये था 4th नंबर और वो था इंटीग्रेशन इनटू dx। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। भैया जब कुछ भी नहीं होता है तो 1 होता है, मैंने पहले ही बताया। जैसे यहाँ पे x की पावर 1 होती है, देखो x के आगे पीछे टोटल 3 1 होते हैं, लेकिन हम कभी लिखते नहीं, होते हैं लेकिन लिखते नहीं है। एक होता है उसकी पावर में जो कभी नहीं लिखते हैं, एक होता है उसका कोफिशिएंट वो भी हम नहीं लिखते हैं, और एक होता है उसका डिनोमिनेटर वो भी हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे इंटीग्रेशन और dx के बीच में 1 है लेकिन लिखा नहीं है। ठीक है, सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वो तो हमारा सेकेंड रूल है, x ही होगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। सो x + c, दिस इज द राइट आंसर। तो ये हमने पहला और दूसरा फॉर्मूला पढ़ लिया और समझ लिया, और उसके हिसाब से थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स पर भी देख लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, 3rd and 4th, थर्ड फॉर्मूला क्या है। थर्ड फॉर्मूला, तो थर्ड फॉर्मूला है अगर e⁻x दिया है। अब ये सर e क्या होता है भैया, e होता है कांस्टेंट, एक कांस्टेंट होता है, उसे आगे भी हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ेंगे। पॉइजन में ये यूज़ होता है e। जैसे पाई होता है, आपने आगे पाई पढ़ा होगा, जिसका वैल्यू होता है 3.14 अराउंड अप्रोक्सीमेट होता है। वैसे e भी एक कांस्टेंट होता है जिसको हम मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे e जो है वो एक कांस्टेंट है, उसकी एक वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू 2.7183। ठीक है, तो अगर e की पावर आपको x दी गई है, ओके, सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो देखो इसका इंटीग्रेशन e⁻x ही होगा, नो चेंज, यानी e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होगा। अब कुछ याद अगर आप करोगे तो आपको पता है डिफरेंशिएशन में e⁻x का डिफरेंशिएशन भी e⁻x ही होता था। यस, ठीक है, वैसे e⁻x का इंटीग्रेशन भी e⁻x होगा। ओके, और इसके रिगार्डिंग जो 4th फॉर्मूला है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग जो 4th फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से, अगर यहाँ पे x नहीं होता, यानी x के अलावा कुछ और होता, x के साथ कुछ और होता, जैसे x का कोई कोएफिशिएंट होता और उसके साथ एक कांस्टेंट टर्म होता, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या करते हैं। तो देखो ये बहुत सिंपल है, सिंपली हम याद रखेंगे। लास्ट में मैं सभी जब 9 रूल आपको बताऊंगा तो उसमें क्लियर करूंगा कि इस टाइप के सम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अभी भी थोड़ा समझ लीजिए पहले कि e⁻x, ये e⁻ax + b तो हमें लिखना ही है, ठीक है। अब देखो ये जो 4th फॉर्मूला है वो इसके रिगार्डिंग है, थर्ड के रिगार्डिंग है। तो थर्ड का जिस तरीके से इंटीग्रेशन होगा वैसा इंटीग्रेशन तो यहाँ पे हमें करना ही है, लेकिन अगर x का कोई कोएफिशिएंट दिया है, कोई भी कोएफिशिएंट अगर x का दिया है तो उससे डिवाइड करना है उसको,
यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है तो उसको a से डिवाइड करना है प्लस c, यानी थर्ड वाला फॉर्मूला ही हमने अप्लाई किया, लेकिन अगर x का कोफिशिएंट है तो उससे डिवाइड करना है। तो ऐसे देखने जाए तो ये दोनों अलग नहीं है, एक ही है, ठीक है, पर यहाँ पे आपको अलग से दिया हुआ है। ये दोनों ऐसे देखने जाए एक ही फॉर्मूला है। चलिए अब सम देखेंगे तो थोड़ा क्लियर होगा ज़्यादा, ठीक है। 1 बाय 1 सम देख लेते हैं। अब सिंपल सी बात है, थर्ड का तो कोई सम होगा नहीं क्योंकि ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन तो भैया ई रेस टू एक्स ही होता है, तो फोर्थ के लिए ही ज़्यादातर सम दिए होंगे। देखिए ये फर्स्ट सम इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 2x प्लस 3, ठीक है, तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो सर ई रेस टू 2x प्लस 3 तो एज इट इज़ रहेगा। हाँ, अगर यहाँ पे x का कोई कोफिशिएंट होगा तो वो डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। सो x का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और प्लस c हो गया इंटीग्रेशन। कितना इजी है बताइए। डिफरेंशिएशन से, मेरे हिसाब से डिफरेंशिएशन से ज़्यादा इजी होता है इंटीग्रेशन, क्योंकि 9 रूल सिर्फ अप्लाई करने हैं, यानी आपको पहले रूल समझने हैं। और आज के वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ रूल्स समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए सेकंड वाला सम है ई रेस टू एक्स अपॉन 5 इंटू डी एक्स। अब आप सोचो यहाँ पे ये थर्ड वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा या फोर्थ वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। सीधी सी बात है, ई रेस टू एक्स यानी ई रेस टू एक्स ओनली होगा तो ही थर्ड फॉर्मूला, अदरवाइज हमें फोर्थ फॉर्मूले से जाना है। तो आप क्या बता सकते हो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है। तो सर आपने अभी बताया 1 है, नहीं 1 नहीं है, 1/5 है। सो इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1/5 से, ठीक है। ये टर्म एक्चुअली ऐसे हैं, ये x/5 का मतलब होता है 1/5 इंटू एक्स, ये इसका मतलब होता है। सो ये जो 1/5 होता है वो x का कोफिशिएंट है, ओके। चलिए अब फाइनली आंसर ऐसे नहीं लिखना है, तो ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है। सो 5 ई रेस टू x/5 प्लस c। सर आपने डिनोमिनेटर में ये 1 क्यों नहीं लिखा। अभी मैंने बताया होता है लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फाइनल आंसर होगा इस सम का, ओके। चलिए थर्ड सम देख लेते हैं। ये तो इजी है, ये तो इजी है, ठीक है। ई रेस टू -2x। अब x का जो कोफिशिएंट होता है, सर ये जो b दिया हुआ है उसका कुछ नहीं करना है, नहीं उसका कुछ नहीं करना है, वो तो आपको फॉर्मूला समझाने के लिए ऐसे टर्म्स दिए हैं। यहाँ पे तो हमें सिर्फ और सिर्फ x का जो कोफिशिएंट है उसे ही डिनोमिनेटर में लिखना है। सो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है -2, तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा प्लस c। लीजिए हो गया ये सम, ठीक है। चलिए लास्ट वाला सम देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 3 - 4x इंटू डी एक्स, ठीक है। सो सर ई रेस टू 3 - 4x अपॉन, बताइए यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है। बहुत से स्टूडेंट्स गलती करते हैं, 3 लिख के आ जाते हैं। भैया x का कोफिशिएंट जो होता है वो डिनोमिनेटर में जाता है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट -4 है तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा और प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, अगर नहीं पता चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को 2-3 बार देखिए, थोड़ा क्लियर होगा। देखो गलती आप इंटीग्रेशन में नहीं कर रहे हो, ये जो टर्म समझना है उसमें गलती होती है। जैसे मैंने अभी बताया x/5 का मतलब क्या होता है, 1/5 इंटू एक्स, ये होता है। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप इंटीग्रेशन अच्छे से नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये जो बेसिक्स जो मैंने बताया वो थोड़ा पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद थोड़ा इंटीग्रेशन में आगे बढ़िए, ओके। वरना इंटीग्रेशन में आपको कहूँ बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत इजी है इंटीग्रेशन, क्योंकि पूरा रूल्स बेस है, पूरा चैप्टर जो है वो रूल्स बेस पे, ठीक है। चलिए फिफ्थ वाला फॉर्मूला, फिफ्थ रूल, इंटीग्रेशन ऑफ a रेस टू x इंटू डी एक्स। सर ये तो उसके जैसा ही है, नहीं वो इसके जैसा नहीं। e रेस टू एक्स में जो e है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे a है वो एनी इंटीजर कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। सो उसका इंटीग्रेशन आपको कैसे करना है, मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको। a रेस टू एक्स अपॉन लॉग a, ठीक है, प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। यानी यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब जब लॉग लेते हो आप तो आपको पता होता है लॉग का एक बेस होता है, जहाँ पे बेस में जनरली हम ई लिखते हैं। अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, ठीक है।
चलिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 5 समझ में आया ये, ठीक है। हमने जो फर्स्ट रूल देखा उसमें x⁵ था, यहाँ पे 5⁵ है, ठीक है। तो इसका जब इंटीग्रेशन होगा तो भैया होगा 5⁵ अपॉन log 5 बेस e, ठीक है। अब बेस है तो बेस में लिखना, ठीक है, और प्लस c, बस ये हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हमारा 5th रूल था। अब उसके अकॉर्डिंग हमें 6th रूल दिया होगा, क्या होगा थोड़ा बहुत याद करोगे आप, समझोगे। अगर आगे वाला फॉर्मूला समझ में आया है तो ये भी इजीली समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ a⁵mx प्लस n, हाँ सर समझ में आया। अगर यहाँ पे x का कोई कोफिशिएंट है तो हमें क्या करना है, तो बस वही फॉर्मूला अप्लाई करो भैया, जो x का कोफिशिएंट है उसे डिनोमिनेटर में ले जाओ। हाँ, इसका इंटीग्रेशन इसके जैसे तो करना ही है हमें, यानी क्या होगा a⁵mx प्लस n अपॉन log a, ये तो लिखना ही है, ठीक है। और x का भी कोफिशिएंट है हमारे पास तो उसको डिनोमिनेटर में कंपलसरी लिखना है, तो इंटू m प्लस c। हो सके तो ये m जो है वो log के आगे लिखना, ओके, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 6। चलिए थोड़े एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, ओके। ओके, सम नंबर 1 वो तो मैंने अभी करवाया उसके जैसा, तो 2⁵x इंटू dx। सर इसका क्या करेंगे भैया, इसका कुछ नहीं करेंगे, 2⁵x, ठीक है, और log 2 बेस e प्लस c, ये हो गया सम, ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर में दिया हुआ है 10⁵5x प्लस इंटू dx, ओके। सर इसका 10⁵5x अपॉन log 10 बेस e, ठीक है। अब क्या यहाँ पे x का कोफिशिएंट है, हाँ सर है 5, तो आएगा आगे लिखना ही, हो सके तो आगे लिखो, log के पीछे मत लिखना, ठीक है। सो 5 log 10 बेस e प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ओके। एंड द लास्ट वन, इंटीग्रेशन ऑफ 3⁵7x प्लस 2 इंटू dx, बताओ इसका आंसर क्या होगा। सर इस तरीके से तो करना ही है हमें, 3⁵7x प्लस 2 अपॉन log 3 बेस e, और क्या आएगा, x का जो कोफिशिएंट होगा क्या है 7, तो वो आगे आएगा प्लस c, हो गया, ठीक है। बहुत 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 ईजी है, ओके। और फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, तो देखिए 5th और 6th भी कंप्लीट हो गया, इल्यूस्ट्रेशन 3 भी कंप्लीट कर लिया हमने, आगे बढ़ते हैं, ओके। नाउ 7th और 8th फॉर्मूला, ठीक है। 7th नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx, क्या होगा। अब यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान रखना है, इसका इंटीग्रेशन होगा log x प्लस c, और log आएगा तो बेस तो आएगा ही, इसका सिंपल सा इंटीग्रेशन ये होगा। अब बहुत से स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से सम को समझते हैं, बहुत सी चीज़ें बहुत आइडेंटिफाई करते हैं, क्लिक होती है उनको। जैसे यहाँ पे आपको ये लगेगा कि सर यहाँ पे हम फर्स्ट फार्मूला यूज़ क्यों नहीं कर सकते। यस, फर्स्ट फार्मूला करना चाहिए हमें। कौन सा था फर्स्ट फार्मूला हमारा, हाँ ये वाला, ये वाला। अगर x की पावर कुछ भी है तो उसमें 1 प्लस कर दो, उससे पावर से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई क्यों नहीं हुआ। सही बात है, होना चाहिए, ठीक है। क्यों, कैसे होगा सर अगर होगा तो। देखो यहाँ पे x की जो पावर है, सॉरी पूरा बोर्ड हिल गया भैया, यहाँ पे जो x की पावर है वो क्या है, -1 है। यस, तो यहाँ पे डेफिनेटली हम फर्स्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो उसमें ऐसा था कि भैया जो भी पावर है उसमें 1 प्लस कर दो, उसी से उसको डिवाइड कर दो और प्लस c कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0। यस, 100% हो जाएगा, और डिवाइड भी 0 होगा, +c। ये नहीं होना चाहिए। x रेज़ टू 0 पॉसिबल है,
लेकिन डिवाइड बाय ज़ीरो, अगर किसी भी नंबर को आप ज़ीरो से डिवाइड करोगे तो आफ्टर लिमिट यानी लिमिट पढ़ने के बाद आपको इतना तो पता है कि आंसर इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, सो ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आया क्यों हमने इसमें फर्स्ट रूल अप्लाई नहीं किया। अगर आप करोगे तो आंसर इस टाइप का आएगा, तो हमें यहाँ पे फर्स्ट रूल अप्लाई नहीं करना है, हमें यहाँ पे ये वाला 7th रूल अप्लाई करना है। कब? जब x 1/x हो या फिर x की पावर -1 हो। बात तो एक ही है, 1/x लिखो या x की पावर -1 लिखो, दोनों बात एक ही है। तो इसका भी इंटीग्रेशन माय डियर फ्रेंड्स यही होगा। ओके, फर्स्ट रूल से हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी। ओके, अब इसका एक छोटा भाई होगा, छोटा भाई तो नहीं बोल सकते इसको, बड़ा भैया ले लो भैया, क्योंकि उसमें देखो क्या होगा, 8th रूल इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax + b। समझ में आ गया होगा क्या करना है? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया क्या करना है। सबसे पहले ऐसे तो इंटीग्रेशन करना ही है हमें, यानी log ax + b तो हमें लिखना ही है बेस ई, डिवाइड बाय अगर x का कोई कोफिशिएंट है तो उसे डिनोमिनेटर में कंपलसरी लिखना है। ठीक है, ये हमारा रूल नंबर 8 हो गया। ओके, क्लियर। अब चलिए इसके ऊपर से थोड़े बहुत एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए आपको कुछ भी डाउट है, आपने मेरा कोर्स परचेज किया हुआ है, आप मेरे पेड सब्सक्राइबर हो, ठीक है, आप फ्री में ये वीडियो नहीं देख रहे हो। फ्री में यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे वीडियो फ्री है, लेकिन अगर आप ये वीडियो मेरा देख रहे हो डैट मीन्स कि आपने मेरा कोर्स परचेज किया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरी एप्लीकेशन से मुझे लाइव चैट करके आप बात कर सकते हो, मैं डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर डाउट थोड़ा बड़ा होगा तो उस पर एक अलग से वीडियो बना के डाल देंगे। ठीक है, ओके, सो डोंट वरी, पूरा समझिए, नहीं पता चल रहा है यू कैन कॉल मी, कॉन्टेक्ट मी। ओके, चलिए 7th और 8th मैंने कंप्लीट कर लिया। अब उसके एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 5 इंटू dx। ओके, तो इंटीग्रेशन होगा सर log बेस ई x + 5 डिवाइड बाय x का जो भी कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आएगा। अब आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? सर 1 है। यस, अब 1 है तो 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो बस यही आंसर लिख लो। ओके, ठीक है, यानी 8th रूल कब अप्लाई होगा? जब x का कोई कोफिशिएंट होगा, अदरवाइज सभी सम हम 7th रूल से ही करने वाले हैं। चलिए सेकेंड नंबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x + 3 इंटू dx। ठीक है, सो log 2x + 3 बेस ई लिख लेते हैं, डिवाइड बाय है x का कोफिशिएंट, यस सर दिख रहा है 2, सो 2 से डिवाइड कर लो, हो गया ये। ठीक है, चलिए थर्ड लास्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1/7 - 3x इंटू dx। ठीक है, सो वही होगा log 7 हो सके तो इसे ब्रैकेट में लिखिए 7 - 3x। बताइए डिनोमिनेटर में क्या आएगा? x का कोफिशिएंट, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है -3, सो -3 + c। ओके, तो ऐसे हमें कंप्लीट करना है रूल नंबर 7 और रूल नंबर 8। अब एक बाकी है, चलिए वो देख लेते हैं। 9 रूल है हमारे पास टोटल। ओके, अब जो 9th रूल है वो किसके लिए दिया गया है मैं लास्ट में ये एक्सप्लेन करूंगा। रूल समझ लीजिए पहले, इंटीग्रेशन ऑफ ax + b अगर n दिया हुआ है तो आपको क्या करना है? आपको करना है ax + b n+1/n+1 एंड इंटू a + c। ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा सर ये फर्स्ट रूल जैसा दिख रहा है। यस, याद कीजिए फर्स्ट रूल में मैंने क्या बताया था, जो x की पावर होती है उसमें 1 ऐड कर देते हैं और उसी से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है सर? यहाँ पे x का कोई कोफिशिएंट भी दिया हुआ है। यस,
तो आपको पता है कोफिशिएंट, देखो ये वाला फॉर्मूला तो मैंने अप्लाई किया ही है, साथ में जो x का कोफिशिएंट था उससे भी मैंने डिनोमिनेटर में ले लिया। तो ऐसे देखने जाए तो 9th रूल जो कनेक्टेड है वो फर्स्ट से है, ठीक है। तो चलिए इसके थोड़े बहुत एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 8 रेज टू 20 इंटू dx। ओके, तो देखिए क्या होगा, 5x प्लस 8 रेज टू 21, यस, डिवाइड बाय 21, ये तो होगा ही होगा, और x का जो कोफिशिएंट 5 है उससे भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो गया आंसर। सो फाइनली क्या मिला हमें, 5x प्लस 8 रेज टू 21 डिवाइड बाय 21 5 जा 105, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। सेकंड नंबर, x प्लस 7 रेज टू 17, यस, ठीक है। सो x प्लस 7 रेज टू 18, 1 प्लस कर देंगे और जो पावर है उसी से डिवाइड कर देंगे। अच्छा बताइए, अब यहाँ पे x की कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सो ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, थर्ड वन, इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 7x रेज टू 4, ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो 2 माइनस 7x रेज टू 5 हो जाएगा, यस, अपॉन 5, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो x का कोफिशिएंट होगा, यहाँ पे माइनस 7x का कोफिशिएंट है, प्लस c। ओके, सो फाइनली क्या मिला हमें, 2 माइनस 7x रेज टू 5 अपॉन माइनस 35 प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो देखिए मैंने 9 रूल कंप्लीट कर दिए। अब फिर से उसका थोड़ा छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या रूल थे, किस तरीके से हमें उसको देखना है और कैसे सम को सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद वाले वीडियो में हम सम स्टार्ट करेंगे। ये सिर्फ इल्यूस्ट्रेशन मैंने एक्सप्लेन इसलिए किए कि आपको जो रूल है वो परफेक्टली क्लियर हो जाए। ओके, ठीक है, लास्ट में हमारे पास सिंपल रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। यस, देखिए ये जो फर्स्ट रूल है इसमें, ठीक है, वो क्या कहना चाहता है, अगर कोई सम आपको ऐसे दिया हुआ है तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, बताओ पहले तो इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा। तो आप बोलोगे सर इसमें फर्स्ट रूल अप्लाई होगा, x की पावर दी है और x की कोफिशिएंट दी गई है। ठीक है, देखो यहाँ पे फर्स्ट रूल अप्लाई तभी हो सकता है जब सिर्फ और सिर्फ x की पावर दी है। तो ये 3 का क्या करना है, यहाँ पे जो 3 है ये पूरे टर्म का, याद रखना ये x का कोफिशिएंट नहीं, ये पूरे टर्म का कोफिशिएंट है। आप इसको बस स्प्लिट करोगे तो आप ऐसे लिखोगे इसे। ठीक है, सो ये जो 3 है वो इंटीग्रेशन के आगे चला जाएगा। ओके, और फिर आपको x रेज टू 5 का इंटीग्रेशन करना है। सर ये 9th रूल से अप्लाई नहीं हो, 9th रूल आप देखो, 9th रूल में क्या था, 9th रूल में x की पावर ही नहीं थी, पूरे टर्म की पावर थी। ठीक है, तो ये 9th रूल नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट रूल ही अप्लाई होगा। ठीक है, तो इतना याद रखो, 2-3 सम करने के बाद तो ये ऐसे भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल याद रखो कि जो इस टर्म का जो कोफिशिएंट होता है वो इंटीग्रेशन के बाहर चला जाता है, इंटीग्रेशन सिर्फ इसका होता है, इसका नहीं होता है, याद रखना। ठीक है, वैसे ही हमने अभी जितने भी सम किए, जितने भी इल्यूस्ट्रेशन देखें, उसमें हमने सिर्फ एक टर्म का इंटीग्रेशन किया है, लेकिन जब सम मिलेगा तो पूरा फंक्शन होगा, उसमें बहुत सारे टर्म्स होंगे। तो देखो जितने भी टर्म्स हैं वो हमारे लिए एक फंक्शन ही है, तो हमें इंडिविजुअली उन सब का इंटीग्रेशन करना है, और जो साइन बीच में प्लस और माइनस है वो एज इट इज़ रखनी है। ठीक है, वो हम सम देखें तो आप तो क्लियर हो जाएगा सम के बाद। ठीक है, अब देखो 9th रूल में रिवाइज कर रहा हूँ, 1 बाय 1 9th रूल में रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए फर्स्ट रूल हमने क्या देखा, सर फर्स्ट रूल हमने देखा कि x की अगर पावर n है तो उसका इंटीग्रेशन हमें करना है x रेज टू n+1 अपॉन n+1 प्लस c, तो हमें भूलना ही नहीं है, ये हमने फर्स्ट रूल देखा। उसके बाद जो हमने सेकेंड रूल देखा वो क्या देखा, तो उसके बाद सेकेंड रूल जो था वो 1 का इंटीग्रेशन कैसे करना है। ठीक है, सो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x ही होगा। ओके, तो ये फर्स्ट और सेकेंड हो गया।
अब जो थर्ड रूल था वो हमने क्या देखा, तो भैया इंटीग्रेशन e⁻x का कैसे करना है वो हमने देखा। e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, e⁻x ही होगा। अब इसके कनेक्टेड जो रूल था, इससे कनेक्टेड जो रूल था वो क्या था, इन दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। वो था अगर यहाँ पे x का कोई कोएफिशिएंट हमारे पास है तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, e⁻ax प्लस b अपॉन जो x का कोएफिशिएंट होगा वो ऑलवेज डिनोमिनेटर में जाएगा और प्लस c। ओके, बस ये हो गया। चलिए फिर फिफ्थ रूल क्या देखा हमने, फिफ्थ रूल हमने ये देखा कि भैया अगर a का पावर यानी कोई नंबर का पावर x है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो उसका इंटीग्रेशन होगा a⁻x अपॉन log a बेज e प्लस c, ठीक है। और इसी से कनेक्टेड जो हमारा रूल था, रूल नंबर 6, ओके, वो था अगर यहाँ पे x का कोई कोएफिशिएंट हमारे पास है, ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, उसका इंटीग्रेशन करना है a⁻mx प्लस n अपॉन log a और इंटू m प्लस c। ओके, तो देखो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, अब याद करो सेवेंथ फॉर्मूला क्या था, सेवेंथ फॉर्मूला सर, सेवेंथ फॉर्मूला था 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, या याद रखना x⁻⁻1 दोनों एक ही होते हैं। उसका इंटीग्रेशन कैसे करना है सर, उसका इंटीग्रेशन करना है log x बेज e प्लस c। ओके, अब उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला था एथ वाला वो क्या था, सो यहाँ पे अगर x का कोएफिशिएंट दिया हुआ है तो देखो ये सभी में कॉमन चीज मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सो ये भी log ax प्लस b तो होगा ही, डिवाइडेड बाय जो x का कोएफिशिएंट होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा प्लस c हो जाएगा। तो ये सेवेंथ और एथ दोनों से कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, अब जैसे थर्ड जो है वो फोर्थ से कनेक्टेड है, यस। फिफ्थ जो है वो सिक्स से कनेक्टेड है, सेवेंथ जो है वो एथ से कनेक्टेड है। वैसे ये जो फर्स्ट है वो किससे कनेक्टेड है, वो नाइन्थ से कनेक्टेड है। अगर आपको यहाँ पे ax प्लस b⁻n दिया है सो इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, ax प्लस b⁻n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 और x का जो कोएफिशिएंट a है उसे हमें यहाँ पे लिखना है प्लस c। ओके, तो देखिए मैंने सभी रूल्स बता दिए आपको, उसके रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स बुक में दिए हैं वो भी हमने समझ लिए। अब हम सम करेंगे तो थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा। ये दो टेंशन मत लेना, वो मैं सम करवाऊंगा तब फिर से ये समझाऊंगा। अभी आप इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, अभी सिर्फ और सिर्फ ये 9 रूल आप अच्छे से समझने की ट्राई कीजिए। ओके, तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय।